हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जॉन मिल्टन पर एमसीक्यूज़ लेके आए हैं। इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जॉन मिल्टन पर, और भी वीडियोस अपलोड हैं एमसीक्यूज़ के तौर पर जॉन मिल्टन पर। अगर आपने वो सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो एक मतलब जाके चैनल पर ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा। ओके, आज हम देखेंगे जॉन मिल्टन पर एमसीक्यूज़। ये आई थिंक ये 4 या 3 वीडियो होगी। सो लेट्स बिगिन। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बिन रिटन बाय। लाइफ ऑफ मिल्टन किसने लिखा है? शैमुअल जॉनसन ने, या बेन जॉनसन, या चार्ल्स लैम, या ड्राइडन ने लिखा है। तो लाइफ ऑफ मिल्टन किसने लिखा है? डॉक्टर शैमुअल जॉनसन ने लिखा है। कब लिखे हैं ये? 1642 में। ओके, इन समर। लाइफ ऑफ मिल्टन, डॉक्टर शैमुअल जॉनसन। Next. Truth is as impossible to be swallowed by any outward touch as the sunbeam. तो ये the above lines are taken from, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? एरोपैसिटिका से, लिसिडस से, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स से, या ऑन शेक्सपियर से। ये लाइनें जो ली गई हैं ये कहाँ से ली गई हैं? मतलब सत्य उतना ही असंभव है जितना किसी के द्वारा गंदा किया जाता है। जितना सूरज की किरण के रूप में बाहरी स्पर्श होता है, उतना सच भी उतना ही असंभव है। तो ये लाइनें आपकी सी विल बी राइट हो जाएगा। द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स से लिया गया है ये लाइनें। ओके, तो मिल्टन ने, यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगी, मिल्टन ने डाइवोर्स ट्रैक लिखा था। उनके 3 या 4 डाइवोर्स ट्रैक हैं जो कब से कब लिखे गए थे? 1643 to 45 इनके बीच में, 1 मिनट, 43 है ये, 1643 to 45 इनके बीच में इनका जो डाइवोर्स ट्रैक था वो लिखा गया था। जैसे इनका फर्स्ट जो है डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, ये जो है ये भी इनका था, 1643 में आया था ये। सेकेंड इनका है द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर, ये भी उनका डाइवोर्स ट्रैक है, 1644 में आया था। थर्ड है टेट्राकॉर्डन जो आया था 1645 में आया था। उसके बाद लास्ट है कोलेस्ट्रियन जो आपका 1645 में। तो ये इनका डाइवोर्स ट्रैक था जो 1643 से 1645 तक इन्होंने 1645 के बीच में इन्होंने ये सारे अपने डाइवोर्स ट्रैक लिखे हैं। ओके, डाइवोर्स ट्रैक उन्होंने क्यों लिखा? जब उनकी फर्स्ट वाइफ जो थी मैरी पोवल, उनसे शादी जब हुई थी, वो 17 साल के थे, ये 34 साल के थे। और जब इनकी शादीशुदा जो लाइफ थी वो अच्छे से नहीं बीती, वो डाइवोर्स ले रही है, उसके बाद उन्होंने ये सारे डाइवोर्स का ट्रैक उन्होंने लिखा शादी के बारे में, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस हो गया था, सो उन्होंने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन कैन लव फ्रीडम हार्टली, मतलब कोई भी दिल से आज़ादी से प्यार नहीं कर सकता है। बट गुड मेन द रेस्ट लव नॉट फ्रीडम, लेकिन अच्छे लोग, बाकी लोग स्वतंत्रता से प्यार नहीं करते हैं। आगे क्या कह रहा है? बट गुड मेन द रेस्ट लव नॉट फ्रीडम। यहाँ पे कह रहे हैं लेकिन अच्छे लोग, जो बाकी लोग हैं, वो स्वतंत्रता से प्यार नहीं करते हैं। बट लाइसेंस, लेकिन लाइसेंस, नो मैन हु नोज ऑट कैन बी सो स्टूपिड टू डिनाई दैट ऑल मेन नेचुरली वर बॉर्न फ्री। आगे कहा जा रहा है कि जो पुरुष स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र पैदा होते हैं। दी अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? ये चीज़ बतानी है, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी विल बी राइट, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ओके, ये उन्होंने लिखा था जॉन मिल्टन ने। ओके, ये उन्होंने कब लिखा था? जब चार्ल्स फर्स्ट को पब्लिकली बीहेडेड कर दिया जाता है। देन जो वहाँ की जनता होती है, पब्लिक होती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो पब्लिक को शांत करने के लिए, उनको डर को ख़त्म करने के लिए मिल्टन ये वर्क लिखते हैं, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट, पीस हैथ हर विक्टोरीज नो लेस रिनाउंड देन वॉर। दी अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो ये लाइनें आपकी सी विल बी राइट हो जाएगा। ये लाइनें आपकी टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल से ली गई है। नेक्स्ट, ही दैट हैज़ लाइट विद इन हिज ओन क्लियर ब्रेस्ट मे सिट इन द सेंटर एंड एंजॉय ब्राइट डे। दी अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं ये चीज़ बतानी है। तो ये लाइनें भी आपकी कॉमर्स से ली गई हैं। ये लाइनें कॉमर्स क्या है? एक मास्क है
जो कब आया था 1634 में आया था, 1634 में आया था, अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के वेलकम में आया था ये। इसको प्रेजेंट किया गया था थिएटर में, इसको प्रेजेंट किया गया था किसके सामने, अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के, उनके वेलकम में मतलब यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था कॉमर्स। और ये एक मास्क है जो 1634 में आया था। इसका फुल टाइटल क्या है, अ मास्क प्रेजेंटेड एट लडलो कासल, इसका फुल टाइटल है। नेक्स्ट, फेम इज द स्पर that the killer spirit doth raise to scorn delights and live laborious days. Fame is no plant that grows on mortal soil. The above lines are taken from, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। यहाँ पे कह रहा है कि फेम इज द स्पर, मतलब फेम क्या है, प्रसिद्धि वह प्रेरणा है, दैट क्लियर स्पिरिट डोथ रेज्ड, जो स्पष्ट आत्मा प्रसन्नता का तिरस्कार करने के लिए उठाती है, टू स्कॉन डिलाइट्स एंड लाइव लेबोरियस डेज, और वो क्या करती है, टू लाइव लेबोरियस डेज, और वो लेबोरियस डेज में रहती है, जीती है। फेम इज़ नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मॉर्टल सॉइल, प्रसिद्धि कोई पौधा नहीं है जो नश्वर मिट्टी पर उगता हो। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, तो ये लाइनें आपकी ली गई हैं, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी, लिसिडस से ली गई है। ओके, लिसिडस क्या है, लिसिडस इनका पेस्टोरल एलेजी है, ये एक मिल्टन की पेस्टोरल एलेजी है, जो कब आया था 1637 में आया था। इन्होंने किस पे लिखा था, अपने इनके एक दोस्त थे एडवर्ड किंग, उनकी डेथ पर इन्होंने लिसिडस लिखा था, जो कि एक पेस्टोरल एलेजी है। उनकी डेथ कैसे हुई थी, आयरिश सी में वो ड्राउंड हो गए थे, और उन्हीं की याद में उन्होंने 1637 में लिसिडस लिखा। माई राइजिंग इज दाई फॉल, दिस लाइन इज फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ पे, माई राइजिंग इज दाई फॉल, मतलब मेरा उदय ही तुम्हारा पतन है, ऐसा किस में है लाइनें, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, पैराडाइज रिगेन में ये लाइनें हैं। पैराडाइज रिगेन इनकी सेकेंड एपिक है, ये मिल्टन की फर्स्ट एपिक पैराडाइज लॉस्ट है, इनका सेकेंड एपिक है ये, पैराडाइज लॉस्ट का सेकेंड है ये 4 बुक्स में लिखा गया था। ओके, जो कब आया था 1671 में आया था। पैराडाइज रिगेन और सैमसन एगोनिस्टिस ये दोनों एक साथ ही आए थे। ओके, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट्सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि द माइंड इन इट्स ओन प्लेस, जो हमारा दिमाग है उसमें अपना एक जगह है, एंड इन इट्सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, और वो क्या करता है, हेल को हेवन बना देता है, और हेवन को हेल बना देता है। मतलब हमारी थॉट, यहाँ पे थॉट की बात कर रहा है, दिमाग की बात कर रहा है कि हमारी सोच ही ऐसी है जो हेल को हेवन बना दे और हेवन को हेल बना दे, अच्छे को बुरा सोच ले, बुरे को अच्छा सोच ले। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है, सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ बता रहा है, ये चीज़ कहाँ पे है, तो ये लाइनें कहाँ पे हैं, तो ये लाइनें आपके पैराडाइज लॉस्ट में ये लाइनें आती हैं। ओके, थोड़ा सा पैराडाइज लॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। पैराडाइज लॉस्ट स्टार्ट कब किया गया था, ये भी मिल्टन का बायोग्राफी, ये एपिक है मिल्टन का, और ये स्टार्ट कब किया था उन्होंने 1658 में उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। इसको कंप्लीट कब किया था 1665 में उन्होंने इसको कंप्लीट किया गया था। ये पब्लिश कब हुआ था 1667 में ये पब्लिश हुआ था विद 10 बुक्स। ओके, 10 बुक्स। ठीक है, इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था पैराडाइज लॉस्ट का 1667 में और 10 बुक के साथ आया था। इसका सेकेंड एडिशन जो आया था वो 1674 में आया था, 1674 में इसका सेकेंड एडिशन आया था जो 12 बुक्स के साथ आया था। और 12 बुक्स कैसे हुआ था, 12 बुक्स कैसे हुआ था, तो बुक 7 और बुक 10 को स्प्लिट किया गया था, तो 12 बुक्स बनाया गया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, ये चीज़ बताया है कि ये लाइनें कहाँ पे आती हैं। कह रहा है कि टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, शासन करना महत्वाकांक्षा के लायक है। बेटर टू रेन इन हेल, हालांकि यहाँ पे बोल रहा है कि हालांकि हेल में शासन करना बेहतर है देन सर्व इन हेवन, हेवन में सर्व करने से, सेवा करने से अच्छा है कि हम हेल में शासन किया जाए। तो ये बात शैटन बोलता है अपने साथियों से, अपने एंजल से बोलते हैं, और ये लाइनें आपकी पैराडाइज लॉस्ट में आती हैं। ओके,
और ये बोलता है, सैटर्न ही बोलता है, अपने साथियों से बोलता है कि हमारी शासन करने की तो इच्छा है, हम शासन करना चाहते हैं, तो शासन हम हेल में ही करेंगे, बल्कि हम हेल में शासन करना बेहतर है बजाय स्वर्ग में। जब ये हेवन में थे तो क्या करते थे, ये सेवा करते थे, गॉड की सेवा करते थे। तो उसी बात पे ये सैटर्न बोलता है कि हेवन में सेवा करने से अच्छा है कि हम हेल का राजा बने, हेल में शासन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकॉन्करेबल विल एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, इमॉर्टल हेट एंड द करेज नेवर टू सबमिट आर एड। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो ये लाइनें आपकी पैराडाइज लॉस्ट से ये भी लाइनें ली गई हैं। थोड़ा सा इसकी हिंदी समझ लेते हैं। जब शैटन को हेवन से फेंक दिया जाता है, जब शैटन लड़ाई करता है गॉड से, तो वहाँ से हेवन से निकाल दिया जाता है शैटन को, और लोग हार जाते हैं, वो हेल में आ जाते हैं। तब ये बात वो अपने साथियों से कहता है, शैटन कहता है कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, मतलब सब कुछ नहीं खोया है, सब नहीं खोया है। भले ही हम हार गए हैं लेकिन अभी सब कुछ खोया नहीं है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आगे क्या कहता है, द अनकॉन्करेबल विल, अजय इच्छा शक्ति, मतलब कभी न मरने वाली जो हमारी इच्छा है, इच्छा शक्ति है जो कभी न मरने वाली है। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, और जो बदला लेने का, जो रिवेंज लेने का जो अध्ययन हमारे अंदर चल रहा है। इमॉर्टल हेट, जो कभी न मरने वाली जो नफरत है। एंड द करेज नेवर टू सबमिट आवर एल्ड, और कभी न मरने वाला जो साहस है, ये हमें फिर से खड़ा करेगा और हम फिर गॉड के अगेंस्ट क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, जाके फिर से हम लड़ाई करेंगे। ये बात सैटर्न बोलता है कि सब कुछ अभी नहीं खोया है, भले ही हम हार चुके, लेकिन हमें उम्मीदें नहीं हारनी चाहिए, हमें फिर से हिम्मत करके उठना चाहिए। हमारे अंदर एक कभी ना हारने वाली जो इच्छा है, हमारे अंदर जो बदला लेने की जो स्टडी चल रही है, जो हमारे अंदर कभी ना मरने वाली नफरत है, जो कभी ना मरने वाला साहस है, तो वो चीज़ें फिर से हमें खड़ा करेगा। तो ये लाइनें पैराडाइज लॉस्ट में आती है। बोलता कौन है, सैटर्न। इसका स्पीकर कौन है, सैटर्न है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर लिबर्टी हैथ अ शार्प एंड डबल एज, मतलब स्वतंत्रता के लिए एक तेज और दोहरी धार होती है। फिट ओनली टू बी हैंडल्ड बाय जस्ट एंड वर्चुअस मैन, जो केवल न्यायपूर्ण और गुणी पुरुषों द्वारा संभाले जाने के लिए फिट होती है। दैट गुड मैन मे इंजॉय द फ्रीडम, आगे क्या, ताकि अच्छे लोग उस स्वतंत्रता का आनंद ले सकें, विच दे मेरिट एंड द बैड द कर्व विच दे नीड, जिनके, यहाँ पे कह रहा है जिसकी उन्हें ज़रूरत है, आवश्यकता है। एंड द बैड द कर्व विच दे नीड, और जो बुरे लोग हैं जिसे अंकुश की आवश्यकता है वो उन्हें मिलना चाहिए। ऐसा किसने कहा, ये चीज़ बताया है। मतलब कहा जा रहा है कि आज़ादी के लिए तेज और दोहरी धार होती है, जो केवल न्यायपूर्ण और गुणी पुरुषों द्वारा संभाले जाने के लिए फिट होती है, ताकि अच्छे लोग उस आज़ादी का आनंद ले सकें जिसकी उन्हें ज़रूरत है, जिसकी उन्हें आवश्यकता है, और जो बुरे लोग हैं जिसे अंकुश की आवश्यकता है उसे मिले। तो ऐसा किसने कहा है, मिल्टन ने, गॉल्सवर्दी ने, इलियट ने या शॉ ने? तो ऐसा मिल्टन ने कहा। ऑब्वियसली हम मिल्टन ही पढ़ रहे हैं तो मिल्टन ने ही कहा है। नेक्स्ट, फ्रीली वी सर्व बिकॉज वी फ्रीली लव, as in our will to love or not, in this we stand or fall. Who said? ऐसा किसने कहा है? कह रहे हैं कि freely we serve because we freely love, मतलब स्वतंत्र रूप से हम सेवा करते हैं क्योंकि हम अपनी मर्जी से खुलकर प्यार करते हैं। as in our will to love or not, in this we stand or fall, प्यार करना या ना करना, इसमें हम खड़े होते हैं या फिर गिर जाते हैं। Who said? ऐसा किसने कहा है? तो ये भी आपके जॉन मिल्टन साहब ने ही कहा है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्टिस, किस प्रकार का वर्क है सैमसन एगोनिस्टिस? अभी हमने पढ़ा, ये एक क्लोसेड ड्रामा है, एक वर्ड्स प्ले है। नेक्स्ट, एक वर्ड्स ट्रेजेडी कहीं मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, ये भी हम पढ़ चुके हैं। लाइफ ऑफ मिल्टन किसने लिखा है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है 1642 में। ओके, नेक्स्ट, Paradise Lost was published in 1667 in London. Who has its publisher? तो हमने तो पढ़ लिया है कि ये पब्लिश कब हुआ था, लंदन में 1667 में। इसका पब्लिशर कौन है, ये चीज़ बताना है, इसका पब्लिशर कौन है।
तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, सैमुअल सिमॉन्स। नेक्स्ट 1 मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। कहा जा रहा है हु रोट दैट पैराडाइज लॉस्ट शोज ऑफ, किसने लिखा है कि पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन्स पिक्यूलियर पावर टू एस्टोनिश, मिल्टन की आश्चर्य करने की विशिष्ट शक्ति को प्रदर्शित करता है। पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा है कि पैराडाइज लॉस्ट क्या करता है, मिल्टन की आश्चर्य करने की विशिष्ट शक्ति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एंड दैट मिल्टन सीम्स टू हैव बीन वेल एक्विंटेड विद हिज ओन जीनियस, और कहा जा रहा है कि अपनी स्वयं की प्रतिभा, और ऐसा लगता है कि मिल्टन अपनी स्वयं की प्रतिभा से अच्छी तरह से परिचित थे, और ऐसा लगता है कि मिल्टन अपनी प्रतिभा से अच्छी तरह से क्या थे, परिचित थे, अच्छी तरह से वो जानते थे। एंड टू नो what it was that nature had bestowed upon him more bountifully okay, और कहा जा रहा है एंड टू नो what it was that nature had bestowed upon him more bountifully, और क्या कह रहे हैं कि और ये जानने के लिए वो क्या था जो प्रकृति ने उन्हें अधिक प्रचुर मात्रा में प्रदान किया था, बहुत अधिक में दिया था, देन अपॉन अदर्स, ठीक है, जो अन्य को नहीं दिया गया था। द पावर ऑफ डिस्प्लेइंग द वास्ट, विशाल को प्रदर्शित करना, इल्यूमिनेटिंग द स्प्लेंडेड, शानदार को रोशन करना, इन्फोर्सिंग द ऑफुल, भयानक को लागू करने, डार्कनिंग द ग्लोमी, अंधेरे को काला करने, एंड एग्रावेटिंग द ड्रेडफुल, और भयानक को उत्तेजित करने की शक्ति है। तो किसने लिखा था ये चीज़ हमको बतानी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। 1 मिनट, सॉरी, बी हो जाएगा, सही है, सैमुअल जॉनसन ने लिखा था। ओके, नेक्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट इज अमंग अदर थिंग्स अ पोएम अबाउट सिविल वॉर। सैटर्न रेजेस इम्पायस वॉर इन हेवन बाय लीडिंग अ थर्ड ऑफ द एंजल्स इन रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड। हु सेड, ऐसा किसने कहा है। कहा है कि पैराडाइज लॉस्ट अन्य बातों के अलावा, अन्य चीज़ों के अलावा वॉर के बारे में एक कविता है, एक पोयम है। पैराडाइज लॉस्ट क्या है, अन्य चीज़ों के अलावा एक वॉर के बारे में, एक सिविल वॉर के बारे में एक पोयम है। आगे कहा जा रहा है कि जो सैटर्न है वो वॉर में एक तिहाई स्वर्ग दूतों का नेतृत्व करके स्वर्ग में नापाक युद्ध खड़ा करता है, किसके खिलाफ, गॉड के खिलाफ। ऐसा किसने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी, जॉन लियोनार्ड ने कहा है कि सैटर्न जो है वो विद्रोह में एक तिहाई एंजल्स को लाता है, उसको खड़ा करता है, और हेवन में जाके वो युद्ध करता है किसके खिलाफ, अगेंस्ट गॉड। नेक्स्ट, ही इंटरप्रिटेड पैराडाइज लॉस्ट एज अ जेन्युइन क्रिश्चियन मोरालिटी टेल। उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट की एक वास्तविक ईसाई नैतिकता की कहानी के रूप में व्याख्या की है। एंड आर्ग्यू दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन मिल्टन्स पोजीशन इन द पोयम। आगे कहा जा रहा है और तर्क दिया है कि कविता में मिल्टन की स्थिति में कोई विरोधाभास नहीं था, कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं था। सिंस, क्योंकि मिल्टन बिलीव दैट गॉड वॉज हिज नेचुरल सुपीरियर एंड दैट चार्ल्स स्टुअर्ट वॉज नॉट। क्योंकि मिल्टन का मानना था कि ईश्वर उनके स्वाभाविक श्रेष्ठ थे और चार्ल्स स्टुअर्ट नहीं थे। हु वॉज ही, वह कौन है जिन्होंने इंटरप्रिटेट किया है, मतलब व्याख्या की है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, C.S. लेविस ने बात कही है। नेक्स्ट, हु आर्ग्यू, किसने तर्क दिया है दैट मिल्टन डिजर्व्स क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड विक्ड सिंस द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज अ विक्ड गॉड। किसने तर्क दिया है कि गॉड को दुष्ट बनाने के लिए मिल्टन श्रेय के हकदार हैं, क्योंकि ईसाई धर्म का जो गॉड है वो एक दुष्ट गॉड है। ऐसा किसने तर्क दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विलियम एम्सन ने दिया है। नेक्स्ट, द रीजन, आगे कहा जा रहा है द रीजन मिल्टन रोट इन फेटर्स व्हेन ही रोट ऑफ एंजल्स एंड गॉड and at liberty when of devils and hell is because he was a true poet and of a devil's party without knowing it. Who said, ऐसा किसने कहा है। कहा जा रहा है कि जब मिल्टन ने एंजल्स एंड गॉड के बारे में लिखा और डेविल्स एंड हेल के बारे में स्वतंत्रता पर लिखा, तो इसका कारण ये है कि वो एक सच्चे कवि और शैतान की पार्टी को न जानने बिना ही उन्होंने ऐसा लिखा था। ऐसा किसने कहा है।
विलियम ब्लेक ने कहा है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट, ये सभी को पता है। नेक्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट हैज़ इंस्पायर्ड द विजुअल वर्क्स बाय वेल नोन पेंटर हु एग्जीक्यूटेड अ सेट ऑफ 10 कलर इंग्रेविंग्स इन 1974। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट जो इंस्पायर्ड है विजुअल वर्क्स किसके द्वारा, एक वेल नोन पेंटर, उस पेंटर का नाम बताना है, हु एग्जीक्यूटेड अ सेट ऑफ 10 कलर्स इंग्रेविंग्स इन 1974 में किया है। तो उस पेंटर का नाम क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए। ओके, साल्वाडोर डाली। उस पेंटर का नाम क्या है? साल्वाडोर डाली। यहाँ पे कहा जा रहा है, इसकी थोड़ी सी हिंदी देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पैराडाइज लॉस्ट ने 1974 में रंग उत्पीड़न द्वारा दृश्य प्रसिद्ध चित्रकार जिसने 10 के एक सेट को अंजाम दिया था। तो यहाँ पे आपके ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव 1808 में आया है। ये एक वर्क है, द टेम्पटेशन एंड द फॉल ऑफ ईव, जो कब आया है? 1808 में। इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। ये मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का एक इलस्ट्रेशन है। इट इज़ रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो ये आपका विलियम ब्लेक के द्वारा लिखा गया है। द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव, ये विलियम ब्लेक ने लिखा है 1808 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिन डेथ एंड डेविल 1792। ये जो है सिन डेथ एंड डेविल, ये एक वर्क का नाम है जो कब आया था? 1792 में। हु कैरिकेचर्ड द पॉलिटिकल बैटल बिटवीन पिट एंड थॉरलो एज अ सीन फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। किसने किया है, किसने कैरिकेचर्ड किया है पॉलिटिकल बैटल को? किसके बीच? पिट एंड थॉरलो के बीच में, पैराडाइज लॉस्ट से लेकर एक सीन के रूप में उन्होंने किया है। पिट क्या बना है? पिट इज डेथ। इसमें पिट क्या है? डेथ का मतलब डेथ का किरदार निभाता है। एंड थॉरलो सैटन का, एंड विद क्वीन शार्लेट जो है वो शिन का किरदार निभाती हैं इन द मिडिल। तो यहाँ पे बताया कि किसने ये कैरिकेचर्ड किया है, तो ये चीज़ राइट आंसर हो जाएगा जेम्स गिलरे। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। सिन डेथ एंड द डेविल, ये भी एक वर्क है, 1792 में आया है, जेम्स गैलरे का वर्क है ये। और इसमें जो पिट है वो डेथ का किरदार निभा रहा है, जैसे डेथ उसमें पैराडाइज लॉस्ट में है। सैटन पैराडाइज लॉस्ट का है, तो थॉरलो किस में है? सिन डेथ एंड डेविल में है। क्वीन शार्लेट सिन बनती हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल डिस्क्राइब द पोएट्स विजिट टू हेल, अ डिवाइस अडॉप्टेड फ्रॉम डांटे की डिवाइन कॉमेडी है, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। हु इज़ द पोएट? ऐसा कौन सा पोएट है? ये किसका वर्क है? द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। इन्होंने कहाँ से लिया है? डिवाइस कहाँ से लिया है? तो डांटे की डिवाइन कॉमेडी से इन्होंने, यहाँ से उन्होंने डिवाइस अडॉप्ट किया है, और मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से उन्होंने लिया है। तो वो पोएट कौन है जिन्होंने लिया है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, विलियम ब्लेक। ओके, तो द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल ये किसका वर्क है? विलियम ब्लेक का है। और इन्होंने जो डिवाइस जो भी अडॉप्ट किया उन्होंने डांटे की डिवाइन कॉमेडी से और मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके थे 70 क्वेश्चन, इसमें हमने 30 या 40 क्वेश्चन कराए हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं। ओके, इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।